गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह, क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और इस पहले लेक्चर में पहले आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल व्हाट इज सेल। तो सेल के बारे में यू ऑल नो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चर जिसको हम सेल कहते हैं उससे बने होते हैं। तो सेल के बारे में सबसे पहले डिस्कवरी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड है। सेल वर्ड सेल इज अ लैटिन वर्ड। सेल इज अ लैटिन वर्ड। सेल इज लैटिन, ये लैटिन वर्ड है। वर्ड व्हाट इज सेल? लैटिन वर्ड सेलुला। सेलुला सेलुला व्हाट डू यू मीन बाय सेलुला? सेल लैटिन से आया हुआ है, इसका लैटिन वर्ड है दैट इज सेलुला। तो सेलुला मीन्स व्हाट? सेलुला मीन्स लिटिल रूम। इसका अर्थ होता है छोटा कमरा, लिटिल रूम। दिस मीन्स लिटिल रूम। Robert Hooke was the first scientist who discovered cell for the first time in the year 1665. Robert Hooke, an English scientist, Robert Hooke. You all know Robert Hooke. Robert Hooke in 1665 discovered and named the cell. Discovered and named the cell. He was the first scientist, Robert Hooke, and in 1665 he discovered and named the cell. रॉबर्ट हुक ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 ईस्वी में सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किया और उसका नाम भी दिया सेल। दिस इज सेल। एंड कॉर्क, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्क? एक कॉर्क जो बार्क ऑफ ट्री, देखे होंगे आप कि ट्रीज है उसके ये बाहरी लेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड बार्क ऑफ ट्री। बार्क ऑफ ट्री, दिस इज अ बार्क ऑफ ट्री। He took the slices of cork. इसमें एक छोटा सा टुकड़ा उन्होंने लिया कॉर्क का। कॉर्क का एक छोटा टुकड़ा, मतलब कहने का अर्थ है He took a slices of cork, that is this structure cork. इसके एक छोटे से टुकड़े को उन्होंने लिया। He took cork क्या है कि cork is a part of bark tree. ये part of पार्ट है। बार्क मीन्स ट्री के बार्क का पार्ट है कॉर्क। He took a thin slices of cork. रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कौन ही? मतलब रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक took thin slices of cork. उन्होंने इस कॉर्क के छोटे से स्लाइस को लिया और स्लाइस ऑफ को ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। आपने स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देखा। उन्होंने इस स्लाइस पहले तैयार होता है और तैयार करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर लगा दिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया? ही ऑब्जर्व द स्लाइस ऑफ कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने स्लाइस ऑफ कॉर्क को कहां ऑब्जर्व किया? इस माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने एनालाइज किया। रॉबर्ट हुक observed the slice of cork under microscope. उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व एंड ही नोटिस दैट, जब उन्होंने इस तरह के ऑब्जर्वेशन को देखा इस बार्क को एक माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने एक नोटिस किया। व्हाट फैक्ट ही नोटिस्ड इज दैट, उन्होंने रूम जैसे कुछ स्ट्रक्चर को देखा। ही फाउंड रूम लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, मतलब मेड अप ऑफ कंपार्टमेंट। दिस कंपार्टमेंट
मेरा जैसे जैसे लग रहा है जैसे कंपार्टमेंट हो. He noticed partition box. Hook noticed partitioned box. उन्होंने partitioned box जैसे स्ट्रक्चर को देखा of cork slice and the box appeared like a honeycomb. आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा होगा. These box look like honeycomb like a structure. उन्होंने इस स्ट्रक्चर को मधुमक्खी के छत्ते के जैसा बिल्कुल पाया. He found like this and also noticed that one box was separated from the other. This is the first box, second box, third box. These box separated from one another. And who coined the term cell for this box? उन्होंने इस बॉक्स के लिए, ये बॉक्स है और इस बॉक्स के लिए who coined the term box और term cell. उन्होंने कौन सा टर्म दिया? cell for this box. इस बॉक्स के लिए उन्होंने इसका नाम दिया सेल. एंड कॉर्क, जनरली कॉर्क क्या है कि अगर मान लीजिए किसी पेड़ के बार्क को अगर हम लेते हैं तो उसमें जो कॉर्क होता है जनरली वो कॉर्क एक डेड सेल होता है. कॉर्क इज यूजुअली अ डेड सेल. कॉर्क एक डेड सेल. रॉबर्ट हुक इस बात को कहीं भी पब्लिश किए तो उन्होंने अपने एक बुक में पब्लिश किया. ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन हिज बुक. रॉबर्ट हुक published his work in book माइक्रोग्राफिया. उन्होंने अपने काम को जिस बुक में पब्लिश किया उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया. और कब पब्लिश किया? इन 1665 को. उन्होंने 1665 ईस्वी में ही इस बुक में पब्लिश किया. सेल ऑफ, ये डेड सेल्स के डेड पार्ट के ये सेल्स हैं जैसे बार्क ऑफ ए ट्री. लेकिन लिविंग सेल्स को इतना अच्छा से एनालाइज करना रॉबर्ट हुक के लिए बस की बात नहीं थी. He could not found the structures of living things because living things, plant cells are generally large but animal cells are slightly small. और living cells के बारे में अगर बात कहें तो at the time उस समय उतने डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट और डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे कि रॉबर्ट हुक जो है वो लिविंग सेल्स की पता कर पाए. तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ लेटेस्ट माइक्रोस्कोप, नए माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद वी वे आर एबल टू स्टडी द लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए सेल्स. हम लोग माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के बाद हम लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स के बारे में जान पाए. जैसे जैसे नई आधुनिकरण और जैसे जैसे नए और पावरफुल मैग्निफिकेशंस के माइक्रोस्कोप का खोज होता गया वैसे वैसे हम लोग सेल्स के बारे में और अधिक गहराई से जानते गए. तो ये क्या था? Cells of living organism could be identified. Cells of living organism could be identified by developed microscope, by improved microscope. Improved microscope के सहायता से ये आइडेंटिफाई हो सकते हैं. And when better microscope were made, the scientists investigated the piece of living plant and found that
कॉर्क जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट और माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट बढ़ती गई, तो वैसे वैसे उन्होंने देखा कि लिविंग स्ट्रक्चर्स में भी ठीक वैसे ही ढांचे थे जैसे रॉबर्ट हुक ने हमें बताया था 1665 में कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स। जो कॉर्क में था स्ट्रक्चर वही था। द लिविंग प्लांट सेल वे आर हाउएवर नॉट एम्प्टी, लेकिन हमारा डेड सेल प्लांट जो कॉर्क का था वो पूरा का पूरा एम्प्टी ढांचा था, पूरा का पूरा खाली ढांचा था। लेकिन लिविंग सेल्स वे आर नॉट एम्प्टी। लिविंग सेल्स, द living plant of cells, living part of plant cell were not empty, not ये empty नहीं थे, we are not empty like cork cell, इसके जैसे like cork cell, cork के सेल के तरह लिविंग पार्ट, प्लांट के लिविंग पार्ट जो थे उतने लिविंग पार्ट वे आर नॉट एम्प्टी, मतलब लिविंग पार्ट खाली नहीं थे जैसे कॉर्क सेल वे आर एम्प्टी स्ट्रक्चर्स। इसके बाद क्या हुआ कि दे वे आर फाउंड टू कंटेन नंबर ऑफ टीनी ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर जो था लिविंग सेल्स के अंदर लिविंग सेल्स कंटेन नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स। उन्होंने क्या किया है कि एक नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स को उन्होंने उस पे देखा। लिविंग पार्ट के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेल था और ये स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेल्स के जो थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। उस समय भी डेवलप्ड माइक्रोस्कोप से आप इस ऑर्गेनेल को नहीं देख सकते हैं। 1838 इन 1838 ईयर्स में जर्मन साइंटिस्ट जर्मनी के वैज्ञानिकों ने, उनमें खासकर स्लाइडेन ये बॉटनिस्ट थे। ये बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक थे। बॉटनिस्ट, यू कैन राइट बॉटनिस्ट, ही वाज बॉटनिस्ट एंड सजेस्टेड दैट, और उन्होंने भी वह बताया, ही ऑल्सो सजेस्टेड, उन्होंने क्या बताया, ही ऑल्सो सजेस्टेड that all plant cell were made of, all plant are made of cells। जितने भी प्लांट है वो क्या के बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब प्लांट के साथ जो है और एनिमल के साथ जो है सेम थिंग कॉमन आता है, जो कि एक सेल है। सब चीज जो है एक सेल से बना हुआ है। वॉट एवर बी द एनिमल, एलिफेंट से लेके चींटी तक, एक छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म तक जो है सब एक ही पैटर्न को फॉलो किए हैं, दैट इज सेल। और सारे के सारे की उत्पत्ति जो है वो सेल से हुई है, सेल से ही सारे बने। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ विथ वन सेल। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एक सेल की जीवन शैली से शुरू करता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर जाता है। सो we all begin life as a one cell। हम लोग एक सेल से लाइफ स्टार्ट करते हैं और बहुत लंबी सेल की यात्रा तय करते हैं ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। एक सेल की लाइफ से यात्रा करके हम लोग मल्टी सेलुलर, मतलब कि मल्टी सेलुलर, मोर देन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इनसाइड आवर बॉडी, मोर देन बिलियन एंड ट्रिलियंस। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके पास सेल है, और ऐसा नहीं है कि बड़ा जानवर है तो उसमें बड़ा सेल होगा, छोटा जानवर है तो उसमें छोटा सेल होगा, ऐसा कोई अभी तक प्रूफ नहीं आया है। बट ऑल ऑर्गेनिज्म के साथ एक सबसे बड़ी कड़ी है कि सब बने हुए हैं सेल से। वी ऑल ऑर्गेनिज्म, वेदर एनिमल्स और प्लांट, सब अपने लाइफ को बिगिन करते हैं एक छोटे से सेल से। अब एक ईयर लेटर जब स्वान ने, बॉटनिस्ट ने भी प्लांट के बारे में बताया कि सेल है, तो स्लाइडन कुछ साल बाद जर्मन साइंटिस्ट, वहीं के ही साइंटिस्ट जिसको स्वान, जो जूलॉजिस्ट थे, animals were made up of cells। Swan, a German zoologist, ये जूलॉजिस्ट थे। स्लाइडन वे आर बॉटनिस्ट और जर्मन जूलॉजिस्ट। उन्होंने क्या बताया कि
all animals are made up of, all animals are made up of cell. देखिए स्लाइडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट को देख के बताया कि सारे प्लांट जो हैं वो एक ही तरह के स्ट्रक्चर्स से बने हुए हैं, दैट इज सेल. उसके कुछ साल के बाद स्वान ने, जो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल पर स्टडी करके बताया कि एनिमल के जो भी स्ट्रक्चर्स है वो सारे के सारे सेल से ही स्टार्ट होते हैं. दोनों के बीच एक कॉमन कड़ी है सेल. आइदर प्लांट हो या एनिमल, सारे के सारे एक यूनिट से बने होते हैं, दैट इज सेल. These observation led to general cell theory. और दोनों ने मिलके एक सेल थ्योरी बना, मतलब कि स्लाइडेन, ये बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट, और एक स्वान, ये हुआ स्वान, ये थे जूलॉजिस्ट. स्लाइडेन एंड स्वान, दे वेयर, वन वाज बॉटनिस्ट, अनदर वेयर जूलॉजिस्ट. तो उन्होंने क्या बताया कि दोनों ने के ऑब्जर्वेशन, दोनों का ऑब्जर्वेशन जो था एक जनरल सेल थ्योरी का जन्म दिया. उन्होंने दोनों मिलके कंबाइंड रूप से एक कॉमन सेल थ्योरी को जन्म दिया. मीन्स दे गेव कॉमन, इनका जो थ्योरी था ये कॉमन सेल थ्योरी, कॉमन जनरल सेल थ्योरी बोल सकते हैं, सेल थ्योरी. ये उन्होंने एक सेल थियरी बनाया. मतलब प्लांट, उन्होंने क्या, जैसे कि स्लाइडन ने क्या बताया कि प्लांट भी सेल के बने होते हैं, एनिमल भी सेल के बने होते हैं. तो जनरल सेल थ्योरी उन्होंने दिया. जनरल सेल थियरी में उन्होंने क्या बताया कि बेसिक यूनिट, सेल थियरी के आधार पर बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड function of all living cell, all living organism is cell. जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल है. और एक और उन्होंने बेसिक बात बताई कि all cell arise from pre-existing cells by cell division. मतलब कि बेसिक यूनिट किसी भी प्लांट या एनिमल का है वो है सेल. और दूसरा चीज, सेल कहां से आता है, तो पहले वाले सेल से आता है जब सेल डिवीजन होता है. सेल डिवीजन के दौरान ये बनते हैं. When cell divides, new cells are produced. एक सेल से 2 सेल हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से सेल डिवाइड कर करके और वो नए सेल की निर्माण करते हैं. मतलब हम कहां से आए, हमारे जो थे उसी तरह से ये सेल भी जो है अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से उत्पत्ति होता है. वी केम फ्रॉम आवर पेरेंट, पेरेंट केम फ्रॉम आवर पेरेंट, पेरेंट केम फ्रॉम, इस तरह से ये जनरलाइजेशन है यहाँ पर कि एक सेल, यहाँ सेल है, यहाँ सेल आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ सेल आ गया, सेल, यहाँ सेल. तो ये सेल आ कहां से रहे हैं, पहले वाले सेल से. अपने पहले वाले सेल से ये इनका निर्माण हो रहा है. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी दीवार की बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, ब्रिक. वी कंसीडर ब्रिक एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वॉल. सिमिलरली हमारे ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक है सेल. और बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ए ब्रिक इज वॉल. एंड उसी तरह से हमारे सेल का बेसिक स्ट्रक्चर्स यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है सेल. तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल में भी बेसिक एंड फंक्शनल में भी बेसिक. फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेल. बेसिक स्ट्रक्चर
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेल। और यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड जो है एक सेल से बना है। सेल जो होता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये सेल आपका बच्चों ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देन ब्रिक्स इन्वॉल्व। ब्रिक्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम बात करें सेल की तो सेल तो कहीं देखे नहीं, बहुत स्मॉल है, लेकिन एक अंडा जो होता है हैंस का, एक ऑस्ट्रिच है, ये सब एक सेल है जो कि आप देख सकते हैं। एग्स क्या होते हैं? एग्स ऑफ हैन रिप्रेजेंट अ सेल। एग्स ऑफ हैन रिप्रेजेंट्स अ सेल। एग्स ऑफ हैन, यहां पर बात करेंगे दी eggs of hen represents cell। मुर्गी के अंडे, ऑस्ट्रिच के अंडे जो हैं वो सेल को दर्शाते हैं। दे रिप्रेजेंट द सेल। जो भी आप देख रहे हैं अंडे, जो आप खा रहे हैं अंडे, ये एक सेल है। और हम लोग आप जो चलेंगे, वी विल गो थ्रू सेल नंबर नाउ। यहां पर सेल क्लास का ये टॉपिक है, सेल नंबर। सेल नंबर, शेप्स एंड साइजेस, शेप्स एंड साइजेस। सेल नंबर, शेप्स एंड साइजेस पर विचार करेंगे। तो इसमें क्या विचार करेंगे हम? इसमें ये विचार करेंगे कि साइंटिस्ट ऑब्जर्व किए हैं कि जो लिविंग सेल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और उनको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो स्टेन्स करके भी कुछ उनके पार्ट्स को स्टेन भी किया जा सकता है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ एग्जिस्टिंग फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है हमारी इस पृथ्वी पर है, जो कि अरबों साल से, करोड़ों साल से अब तक रह रहे हैं। मोस्ट ऑफ दम एक्सटिंक्ट, आप कुछ जो है अभी हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म भी एक छोटे स्ट्रक्चर्स, सेल से ही अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं। तो इसमें सेल्स जो होते हैं कि हाथी में देखिएगा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, उससे कम हम लोगों में सेल्स होगा। लेकिन सेल के बड़े आकार से लेना देना कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग टू टेक विद द साइज ऑफ एलिफेंट एंड साइज ऑफ एंट। मीन्स हाथी के आकार और चींटी के आकार से सेल का साइज का आप अनुमान नहीं लगा सकते। बट सेल के फंक्शन, सेल के क्रिया के आधार पर सेल कैसा फंक्शन करता है, हाउ डू दे फंक्शन, तो इस फंक्शन के आधार पर हम सेल के साइज का पता कर सकते हैं। तो यहां पर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, they are of different shapes, they are of different shape, ये अलग अलग शेप के होते हैं। and sizes their organ also vary in shape, their organ also vary in shape, उनके ऑर्गन भी ये आकार में बदलते हैं। और नंबर ऑफ सेल्स, ऑर्गन वैरी इन शेप्स, नंबर ऑफ सेल्स, उनके सेल की संख्या भी अलग अलग होती है। नंबर ऑफ सेल्स, अब उनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स में हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स में, नंबर ऑफ सेल्स इन ए टॉल ट्री, किसी बड़े पेड़ को, किसी बड़े जानवर को, किसी छोटे जानवर से, आप ये नहीं, जितने बड़े जानवर हैं उसमें उतने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स हैं। बड़े बड़े जानवरों में बड़े जानवरों में सेलों की संख्या अधिक होती है। मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज विद द साइज, बट
एलिफेंट में जहां ट्रिलियन होगा, हम लोगों में वहां बिलियन होगा, और उसी तरह से छोटे ऑर्गेनिज्म में नंबर घटते जाएंगे। अगर बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक सेल के बने ऑर्गेनिज्म में नंबर 1 है, जैसे कि अमीबा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना हो गया, उसमें एक ही सेल केवल पाए जाते हैं, दे हैव गॉट ओनली वन सेल। एंड नाउ यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शंस, मतलब ग्रुप जो है अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो व्हाट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेल्स, मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फंक्शंस। तो मतलब कि सेल्स को अगर हम डिफाइन करें, अमीबा अपना जो लाइफ स्टार्ट करता है वो यूनिसेलुलर के रूप में स्टार्ट करता है, उसमें नंबर 1 है, लेकिन परफॉर्म एवरी एक्टिविटीज जैसे कि इंजेशन, एडिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इन सारी टेक्निक्स को वो परफॉर्म करता है, जो कि एक एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी है, उसके एनिमल्स के लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है। उसी तरह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी क्या होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये प्रक्रिया हम बड़े ऑर्गेनिज्म भी करते हैं और छोटे ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में पहला हो गया यूनिसेलुलर। फर्स्ट क्या है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स बच्चों दैट इज मेड ऑफ वन सेल, मेड ऑफ वन सेल। और मल्टीसेलुलर की जहां तक बात करेंगे, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, ये बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स मेड ऑफ वन सेल्स, मल्टीसेलुलर मीन्स मेड ऑफ मैनी सेल्स। बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं तो उसको मल्टीसेलुलर कहते हैं, एक सेल्स के बने होते हैं तो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब दे हैव गॉट ओनली वन सेल, दैट इज यूनिसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ unicellular organism is bacteria, पहला है बैक्टीरिया, yeast, amoeba, paramecium, दिस इज पैरामीशियम, चप्पल, स्लीपर जैसा इसका शेप, ये इर्रेगुलर, सब यूनिसेलुलर है, सबका अपना अपना शेप है। क्लेमाइडोमोनास, ये हो गया क्लेमाइडोमोनास, दिस इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दिस इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। The unicellular organism begins its life with one cell and ends its life in one cell. शुरू भी एक ही सेल से करता है और die with one cell, मतलब कि ये तो डिवाइड कर जाते हैं asexual mode of reproduction के कारण, they divide differently with different mode। तो इसमें जो है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दिस ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब चलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। हम बिलियंस ऑफ सेल्स के बने हैं, लेकिन अपनी शुरुआत एक ही सेल से की है। दो वी आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स बट आवर लाइफ स्टार्टेड विथ वन सेल, मतलब कि मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, organism made of more than one cell, एक से अधिक सेल से बने ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, we say multicellular organism। एंड जैसे कि मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मतलब सेल, मल्टीसेलुलर मैनी सेल्स, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जहां तहां आप जो भी हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जो भी लिविंग वर्ल्ड हम लोग को दिखाई देता है अपने आसपास, दे आर ऑल मल्टीसेलुलर, जिनको हम देख पाते हैं दे आर मल्टीसेलुलर, नॉट ऑफ वन सेल एक्सेप्ट व्हाट यू से एग, एक सेल को छोड़ के बाकी सारे के सारे मल्टीसेलुलर। इसमें क्या है, हम जितने भी ऑर्गेनिज्म है वी आर मल्टीसेलुलर,
we are multicellular, we all multicellular organism, all multicellular organism begins its life with one cell, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो भी लाइफ की शुरुआत करते हैं एक सेल से। और वी हैव आल्सो कम फ्रॉम वन सेल। एलिफेंट, जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं सब वन सेल से ही बन के आ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल शेप के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट द सेल शेप। अब जो है सेल शेप में पढ़ेंगे, देयर इज ए ग्रेट वेराइटी ऑफ शेप ऑफ सेल्स। देयर इज ग्रेट वेराइटी ऑफ शेप ऑफ सेल। सेल के शेप में बहुत ज्यादा वेराइटीज होते हैं। कुछ होते हैं ओवल, सम means great variety of shape of cell such as ये ओवल मतलब अंडाकार, एस्फेरिकल गोलाकार, यू कैन से एस्फेरिकल। इसके बाद रेक्टेंगुलर, irregular, cylindrical, elongated, so different many types of cells। तो सेल के शेप अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि वी हैव ब्लड में जो आरबीसी होता है और आरबीसी इज स्फेरिकल, और हम समझिए कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर सेल नंबर को हम लोग पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द सेल नंबर, सेल शेप्स के बारे में। सेल शेप्स में स्फेरिकल शेप, एस्फेरिकल मतलब व्हाट, हिंदी में इसको गोलाकार कहते हैं। हमारा आरबीसी इज रेड ब्लड सेल, इट इज एस्फेरिकल। ये क्या होते हैं बच्चों? इट इज एस्फेरिकल एंड डिस्क शेप, और स्फेरिकल समवट डिस्क शेप। डिस्क आप देखे हैं, डिस्क शेप। और ये होता है देयर स्पेसिफिक शेप, इनके पास एक स्पेसिफिक शेप है। सेल के डिफरेंट शेप भी उसको अलग अलग रूपों में उन्हें मदद करते हैं। स्पेसिफिक शेप ऑफ अ सेल, दिस स्पेसिफिक शेप ऑफ सेल, इस तरह के स्पेसिफिक शेप जो है सेल को enable them to hold more and more oxygen, बहुत सारे ऑक्सीजन को होल्ड करने में ये मदद करते हैं। और मोर ऑक्सीजन एंड इजिली फ्लो थ्रू द ल्यूमेन ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये आसानी से बहुत ज्यादा ऐसा शेप ही आरबीसी का है कि वो आसानी से ऑक्सीजन को, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को होल्ड कर सकता है। एंड कैन easily flow through the lumen of capillaries। कहाँ के कैपिलरीज? ब्लड कैपिलरीज, ल्यूमेन ऑफ ब्लड कैपिलरीज। हमारे आरबीसी का शेप कैसा होता है? We have got a spherical shape of our RBC. RBC is spherical, somewhat disc shape, और स्पेसिफिक शेप जो है उसको ज्यादा ऑक्सीजन को पकड़ने में मदद करता है। एंड कैन, हमारे ब्लड कैपिलरी के ल्यूमेन में वो आसानी से फ्लो कर सकता है। उसका शेप इस तरह से है कि वो ब्लड कैपिलरी के ल्यूमेन में फ्लो कर सकता है। यहाँ पर अब जो है ओवल शेप, स्फेरिकल हुआ हमारे पास,
स्फेरिकल शेप देखिए किसका है। अब चलेंगे ओवल शेप के बारे में। अब स्फेरिकल, आफ्टर स्फेरिकल वी गो, फर्स्ट इज योर स्फेरिकल, सेकेंड जो है हम बता रहे हैं ओवल। प्लीज मेंशन फर्स्ट स्फेरिकल और सेकेंड है ओवल। ओवल शेप क्या होता है, अंडाकार। ओवल मीन्स जैसे क्लेमाइडोमोनास जो होता है, क्लेमाइडोमोनास, ये ऑर्गेनिज्म जो है इज यूनिसेलुलर ग्रीन alga, इट इज यूनिसेलुलर ग्रीन alga, ये यूनिसेलुलर ग्रीन algae है एंड देयर सिंगल सेल बॉडी इज ओवल। इसका सिंगल सेल्ड बॉडी जो है, देयर सिंगल सेल्ड बॉडी इज ओवल। इनका सिंगल सेल्ड बॉडी जो है वो अंडाकार होता है, ओवल होता है। देयर सिंगल सेल्ड बॉडी इज ओवल and it is oval in shape. Now cylindrical, third is your cylindrical shape. Cylindrical shape के cylindrical shape किसका होता है, Spirogyra is multicellular, Spirogyra it is a multicellular, Spirogyra is multicellular green alga। देखिए algae जो है वो प्लूरल वर्ड है, मतलब कि ज्यादा हो गया, algae एक से अधिक रहेंगे। तो अगर सिंगल की बात करेंगे तो सिंगुलर इज alga, मतलब algae जो हो गया वो प्लूरल, algae प्लूरल एंड alga ये सिंगुलर हो गया, alga is singular. It is multicellular green alga. Their cell is cylindrical in shape. Their cell is cylindrical in shape. अगर कोई पूछे सवाल shape, देखिए बच्चों, cylindrical in shape, Spirogyra जो है वो मल्टीसेलुलर ग्रीन अलगा है और उसका शेप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। दिस इज थिंग हियर। एंड अब चलेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट शेप्स। अब जो है एमीबॉइड शेप अमीबा में खासकर एमीबॉइड। अब एमीबॉइड शेप के बारे में हम लोग चलेंगे। यहां पर अमीबॉइड इसमें शेप कैसा होता है, फ्रेश अमीबा, यू नो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो होता है वो फ्रेश वाटर का ऑर्गेनिज्म है। अमीबा इज फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, irregular in shape, no definite shape, you can say irregular in shape। irregular means नियमित आकृति इसके पास नहीं है, इसका जो मन सो शेप हो जाता है। अमीबा इट इज, उसका नाम जो पड़ा ग्रीक के सी गॉड के नाम पर, अमीबा प्रोटियस वाज सी गॉड। तो अमीबा प्रोटियस का अर्थ होता है कि वो जो है वो अपने शरीर को इच्छा अनुसार बदल सकते थे, और सो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया अमीबा प्रोटियस। अमीबा इज ए फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड irregular in shape, what irregular in shape? Amoeba is fresh water, it is unicellular, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अमीबा के अलावा देखिए हमारे पास ब्लड में 3 तरह के सेल्स हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इसमें व्हाइट ब्लड जो है वो सोल्जर है, व्हाइट ब्लड सेल, मतलब हमारे बॉडी में जो सिपाही है जो हार्मफुल जर्म से फाइट करता है, दिस इज कॉल्ड WBC। एंड ये क्या होता है कि ये WBC हैज
ऑल्सो एमीबॉयड शेप, एमीबॉयड शेप, इसका भी शेप जो होता है बिल्कुल अमीबा से मैच करता है, मतलब इरेगुलर, वो भी मूवमेंट शो करता है डिफरेंट तरह का, जस्ट लाइक अमीबा फॉर्म सूडोपोडिया, ये भी सूडोपोडिया फॉर्म कर लेता है, फॉल्स टिप पैदा कर लेता है। अब जो है नेक्स्ट, दिस वाज एमीबॉयड वाज योर फोर्थ, एंड फिफ्थ इज क्यूबॉइडल, क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर, क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर। इसमें पैरामीशियम का अगर बात करें, इसमें अगर सेल ऑफ लीफ, लीफ मतलब पत्ती में जो जाते हैं हम लोग सेल्स को देखने के लिए, सेल्स ऑफ लीफ इज क्यूबिकल, नॉट सेल्स ऑफ लीफ, पत्तियों के जो सेल्स होते हैं, जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनके पत्तियों को जो सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ लीफ इज क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर, सेल्स ऑफ लीफ आर क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर, ये क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर। अब सिक्स्थ है स्लीपर सेप, स्लीपर, स्लीपर सेप, स्लीपर सेप जो होते हैं, पैरामीशियम, पैरामीशियम कैसा होता है, ऐसे चप्पल जैसा कुछ आकृति जैसा गोलिया रहता है पैरामीशियम, दिस इज दिस टाइप ऑफ सेप द पैरामीशियम है, स्लीपर लाइक सेप। तो पैरामीशियम में क्या होता है कि द बॉडी ऑफ दिस सिंगल सेल, पैरामीशियम, पैरामीशियम, द बॉडी ऑफ दिस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, द body of this single cell organism, single cell organism is just like your sleeper, like your sleeper। पैरामीशियम का जो शेप होता है वो आपके पैर के चप्पल की तरह बिल्कुल होता है, जस्ट लाइक द स्लीपर ऑफ योर्स, स्लीपर ऑफ योर्स। इसमें अब हम पढ़ेंगे सेल साइज के बारे में। नाउ वी विल गो थ्रू सेल साइज, दिस इज फिफ्थ एंड सिक्स्थ वी हैव स्टडीड। अब सेल साइज पर हम लोग विचार करेंगे, सेल साइज। दिस चैप्टर इज योर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चैप्टर 8 एंड लेक्चर 1, क्लास 8 की साइंस की पढ़ाई हो रही है यहां पर। अब हम लोग देखेंगे सेल साइज, योर टॉपिक एंड हेडिंग, सेल साइज। सेल साइज में हम लोग विचार करेंगे, सेल साइज क्या होता है। साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन, हमने पहले भी बता दिया, साइज ऑफ सेल हैज no relation, no relation, size of cell has no relation with size of body, with size of body, size of cell has no relations with size of body, size of cell is related to function, यहाँ पर size of cell is related टू फंक्शन, उसके फंक्शंस पर इसकी साइज की निर्भर करती है सेल की। एंड देयर आर ह्यूज वैरायटी ऑफ सेल्स, जिसमें कुछ सेल्स छोटे होते हैं, कुछ सेल्स बड़े होते हैं। तो सबसे छोटे सेल्स जो है वो माइक्रोप्लाज्मा के होते हैं, माइक्रोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट सेल्स। और सबसे बड़ा की बात करेंगे तो ओस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा सेल्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग सेल साइज, तो सेल साइज की बात करेंगे तो सेल साइज में जो बात है, साइज ऑफ सेल्स हैज नो रिलेशंस विद द साइज ऑफ बॉडी, सेल साइज हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी, साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, ये इसके फंक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, तो साइज ऑफ सेल रिलेटेड टू फंक्शन। यहाँ पर मतलब कि ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। लार्जेस्ट सेल्स
यहां पर द लार्जेस्ट सेल्स आर द लार्जेस्ट सेल आर द ऑस्ट्रिच एग। सबसे बड़ा जो सेल्स होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और शुतुरमुर्ग के अंडे का साइज जो होता है 170 mm इंटू 130 mm के बीच होता है। 170 मिलीमीटर गुना 130 मिलीमीटर लेंथ और ब्रेथ। अब लॉन्गेस्ट सेल्स आर, हमारे बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल की बात करेंगे। लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। ये अप टू 3 मीटर, अप टू 3 मीटर। Smallest cell are found among bacteria. The smallest cell are found among bacteria. बैक्टीरिया में सबसे छोटे सेल्स, और खासकर माइक्रोप्लाज्मा जो है प्लूरोनोमेनिया लाइक ऑर्गेनिल इज स्मॉलेस्ट माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर, यहां पर याद रखिएगा 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। ये और माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000 ऑफ मिलीमीटर। मिलीमीटर का 1000वां भाग माइक्रोमीटर कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव ऑर्गन वर्क्स टुगेदर टू फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। ईच ऑर्गन जो है अपना ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम मिलके हम लोगों को बना दिए। तो यहाँ पर ईच ऑर्गन इज मेड अप ऑफ ए स्मॉलर पार्ट। प्रत्येक ऑर्गन जो है एक छोटे पार्ट से बना है जिसका नाम है टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो यहाँ पर हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, different organ in plant perform different functions, different organ in animals perform different functions. organ in turn ये बने होते हैं टिश्यू से। तो organ बने होते हैं टिश्यू के। तो टिश्यू, what is tissue? Tissue is a group of cells. Is a group of cell of similar cell performing a specific function। ये परफॉर्म करते हैं, performing a specific function। ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। is a group of similar cells performing a specific function। अब पार्ट ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट ऑफ सेल्स। तो सेल्स के डिफरेंट पार्ट हैं। आज अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल्स में पहला जो है वो सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट जो सेल मेम्ब्रेन, इसमें सेल मेम्ब्रेन इज आउटर बाउंड्री ऑफ सेल्स। सेल मेम्ब्रेन क्या है? किसी सेल का आउटर बाउंड्री। दिस इज द outer boundary of cell, outer boundary of cell and is called plasma membrane। इसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। outer boundary of cell and so called plasma membrane। सेल के बाहरी दीवार को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं।
parts of cell. First is your cell membrane. Cell membrane हुआ पहला. Cell membrane basic component of cells. Basic component of cell are cell membrane, cytoplasm, cell membrane, cytoplasm and nucleus. बेसिक कंपोनेंट सेल के कौन कौन है? बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल जो है वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? सेल मेम्ब्रेन separate cell from one another. First, it separates cell from one another. एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करता है. सेपरेट एंड ऑल्सो सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम. देखिए ये जो है एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करने वाला ये मेम्ब्रेन है और ऑल्सो फ्रॉम सराउंड, उसके अगल बगल के सराउंडिंग मीडियम क्या है उससे भी उसको सेपरेट करता है. ऑल्सो फ्रॉम देयर सराउंडिंग मीडियम, उसके सराउंडिंग मीडियम से भी ये उसको सेपरेट करता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पोरस है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा मेम्ब्रेन है? इट इज अ पोरस मेम्ब्रेन. प्लाज्मा membrane is a porous membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पोरस मेम्ब्रेन है and allow movement of substance. It allows movement of substance. उसमें पोरस मेम्ब्रेन है. पोरस मेम्ब्रेन के कारण क्या होता है कि सब्सटेंस अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ जा सकता है. मतलब कि अंदर से सब्सटेंस बाहर भी गया, बाहर से सब्सटेंस अंदर भी आया, ये इस तरह से. इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल, both inward and outward, अंदर और बाहर दोनों. Plasma membrane is selectively permeable membrane and plasma membrane is a porous membrane. Plasma membrane एक porous, उसमें छिद्र युक्त है, चारों तरफ से परफोरेटेड है और परफोरेशन के कारण जो है अंदर के मटेरियल बाहर और बाहर के मटेरियल अंदर आ जा सकते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस मेम्ब्रेन. अब साइटोप्लाज्म. व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे तो इट इज ए जेली लाइक सब्सटेंस. इट इज जेली लाइक सब्सटेंस, सो कॉल्ड सेमी सॉलिड. उसको सेमी सॉलिड कर सकते हैं. प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन and nucleus. It is jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. ये jelly-like substance है जो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच. जैसे कि हम बात करेंगे अब सेल्स के बारे में, तो ये हमारा हुआ सेल जनरल. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट सेंट्रली. तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अगर ये बात करें यहां से जो रीजन है ये न्यूक्लियस का रीजन है. ये देखिए ये न्यूक्लियस आपका है. दिस इज योर न्यूक्लियस
अगर ये बात करें इसके मेम्ब्रेन्स की, तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बच्चों। तो ये आपका कौन सा मेम्ब्रेन हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे हम लोग? दूसरा इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसमें जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, दिस इज योर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में क्या लिखा है हमने? जेली लाइक सब्सटेंस, मतलब सेमी सॉलिड सब्सटेंस है आपका साइटोप्लाज्म। एंड ये न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, दो चीज है यहाँ पर। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, और बाहर जो न्यूक्लियस के फ्लूइड है और सेल मेम्ब्रेन के बीच में वो साइटोप्लाज्म है। दैट इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है? लिविंग है। प्रोटोप्लाज्म इज योर लिविंग थिंग, लिविंग मैटर्स। वेरियस अदर कंपोनेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट, तो प्रोटोप्लाज्म हो गया ये। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग सब्सटेंस है। प्रोटोप्लाज्म इज ए लिविंग सब्सटेंस। Protoplasm is living substance. Protoplasm was given by term protoplasm coined किया गया था, मतलब बताया गया था, coined by Purkinje। उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था? पुरकिंजे स्टेटेड, पुरकिंजे ने इस बात को बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ का जो है मूलभूत आधार है। प्रोटोप्लाज्म को बच्चों हम लोग हिंदी में जीव द्रव कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो प्रोटोप्लाज्म जो है बच्चों, ये हम जीवन का मूलभूत आधार है। मतलब बच्चों यहाँ देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसके अंदर, उसको नाम देते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हिंदी में इसको जीव द्रव कहते हैं, और पुरकिंजे ने इसको सबसे पहले फाइंड किया और उन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये जीवन का मूलभूत आधार है। फिर प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब अगर हम लोग साइटोप्लाज्म में बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको बहुत सारे सेल के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। Inside the cytoplasm, inside the cytoplasm there are various cell organelles, various cell organelle। कॉमन ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों, ये आपका सेल के बारे में, ये न्यूक्लियस है,
दिस इज सेंट्रल रीजन में। हम सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट एनिमल दोनों को कॉमन लेके चल रहे हैं। तो इसमें क्या है, सेंट्रल पोर्शन में न्यूक्लियस है, तो यहां पर जो अन्य ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में लिख रहे हैं। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है आपको क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसमें और सारे ऑर्गेनेल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद बात करेंगे इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर प्लांट सेल में बहुत बड़े वैक्यूल्स भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब प्लास्टिड्स कहिए सबसे अच्छा, प्लांट में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। इसके बाद लाइसोसोम भी इसके अंदर होता है, लाइसोसोम। तो प्लांट के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म में, देखिए साइटोप्लाज्म में आपका पाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है वो है आपका न्यूक्लियस। तो पहले हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो न्यूक्लियस प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या है? It is an important component of a living cell. First, it is an important component of living cell. लिविंग सेल का एक महत्वपूर्ण घटक है, important component of living cell. It is generally aspherical. It is generally aspherical, located at the center of cell. ये spherical होते हैं और located at the center of cell. It can be इसको रंग किया, स्टेन किया है। It can be easily stained with the help of माइक्रोस्कोप के सहायता से इसको आसानी से स्टेन कर सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। Nucleus is separated from cytoplasm by nuclear membrane. न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होता है। ये न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। यहां पर हम लोग न्यूक्लियस की चर्चा कर रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन, फर्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया है कि न्यूक्लियस एवरी सेल्स में सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं। न्यूक्लियस यहां पर न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक, न्यूक्लियस contains thread like structure called क्रोमैटिन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं क्रोमैटिन। देखिए न्यूक्लियस सेल है ये, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसको क्रोमैटिन कहते हैं। ये हो गया क्रोमैटिन।
ये कब दिखाई देंगे? क्रोमैटिन इज सीन, क्रोमैटिन इज सीन when the cell is not dividing, जब सेल डिवाइड नहीं करता है तो आपको क्रोमैटिन दिखाई देता है। when the cell is at rest, मतलब इंटरफेज स्टेज में जब रहता है तो क्रोमैटिन। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है सेल की एक्टिविटी बढ़ने लगती है और जब सेल डिवीजन के क्रम में होता है तो यही क्रोमैटिन ब्रेक करके क्रोमोसोम में बदल जाता है। एट द टाइम ऑफ डिवीजन क्रोमैटिन क्या हो गया? ये क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन के क्रम में आता है, डिवाइड करने के क्रम में होता है, तो ये क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम में बदल जाता है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन at the time of cell division chromatin becomes thick and is called क्रोमोसोम। ये क्या हो जाता है? क्रोमोसोम। डिस्कवर्ड बाय वाल्डेयर, इसकी खोज वाल्डेयर ने की। जब सेल डिवीजन के क्रम में होता है तो क्रोमैटिन जो होता है थोड़ा मोटा हो जाता है और उस मोटे स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो जब सेल डिवाइड नहीं करता है तो यही सेल जब डिवाइड नहीं करेगा तो न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन हो जाएगा। लेकिन जैसे सेल डिवीजन के क्रम में आएगा तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होकर वो क्रोमोसोम हो जाएगा। ये क्रोमोसोम in addition to its role in inheritance, क्रोमोसोम का रोल जो होता है उसमें जो होते हैं जीन्स होते हैं, और ये जीन्स जो होते हैं हमारे अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर in addition to its role of inheritance क्या होता है? It also controls न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। ऑल्सो कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सारे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल्स जो भी होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म लिविंग सब्सटेंस है। न्यूक्लियस रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट, न्यूक्लियस रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट, रेगुलेट भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है वेरियस लाइफ प्रोसेस इन द सेल, वेरियस life process of cell. Nucleus regulate and coordinate various life process of the cell. It plays an important role. Nucleus plays an important role at the time of सेल डिवीजन के समय ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट इज न्यूक्लियस। और सेल न्यूक्लियस के अंदर जो, अब न्यूक्लियस के अंदर हाई माइक्रोस्कोप इनसाइड द न्यूक्लियस एक और स्मॉलर बॉडीज को देखा गया है, उसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। विथ माइक्रोस्कोप
with microscope other a smaller part of nucleus is nucleolus. न्यूक्लियस के अंदर और छोटा पार्ट जो होता है न्यूक्लियोलस कहलाता है, न्यूक्लियोलस। अब इसमें क्या है कि अब हम साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेगुलेट द, ये हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। तो सेल में बात करेंगे, दिस इज योर सेल, दिस इज योर न्यूक्लियस, और मान लीजिए कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया जा रहा है, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये बड़ा बना के दिखाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया ये सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट है। इट इज अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब ये एनर्जी रिलीज, इट रिलीजेस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी रिलीज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स अस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में more than 90% of ATP is present। मतलब 90% से अधिक ATP माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में 90% ऑफ ATP होते हैं। ATP क्या है, ये एनर्जी करेंसी है, वो आपके एनर्जी करेंसी। सारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी को एक रूप में होना होता है। जैसे बच्चों, अगर आप बात कहें कि अगर आप बैंक में चावल ले जाके जमा करेंगे, स्टोर लेगा नहीं लेगा, केला जाके डिपॉजिट करे लेगा, उसके बदले कुछ देगा नहीं देगा। बैंक में एक ही फॉर्म में आप कोई चीज डिपॉजिट करते हैं तो वो है मनी। तो उसी तरह से हमारा सेल भी एनर्जी का एक ही फॉर्म स्टेप लेता है, दैट इज एटीपी। हमारा सेल एनर्जी एटीपी के रूप में रिलीज भी करेगा एटीपी से, और एटीपी के रूप में स्टोर भी करता है। मतलब जैसे हम पैसा ही बैंक से लेते हैं और बैंक में पैसा ही डिपॉजिट करते हैं, नो अदर थिंग्स। सो हमारा सेल भी एनर्जी का एक ही फॉर्म एक्सेप्ट करता है, वो एटीपी के फॉर्म में, और एटीपी सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसलिए एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एंड इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यही हमको एनर्जी देता है एटीपी के रूप में। और सेलुलर रेस्पिरेशन का सेंटर है माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। 90% एटीपी कहां प्रेजेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। तो सेल के बाद जो है यहां पर एक और ऑर्गेनेल है, ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये इस तरह से, ये एक तरफ आपको न्यूक्लियस से कनेक्टेड है इस तरह से, ये नेटवर्क ऑफ चैनल, तो इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब दिखाई देगा। ये देखिए राइबोसोम्स के ग्रैन्यूल्स हैं। राइबोसोम्स के ग्रैन्यूल्स
या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहते हैं या तो ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी स्कैटर्ड होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू टाइप, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, और दूसरा होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। एक होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। रफ कंटेन्स राइबोसोम ग्रैन्यूल्स। इसमें क्या होता है देखिए, राइबोसोम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कौन सा ग्रैन्यूल्स है, राइबोसोम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन राइबोसोम ग्रैन्यूल, राइबोसोम के इसके ऊपर ग्रैन्यूल्स होते हैं, राइबोसोम ग्रैन्यूल्स। तो राइबोसोम ग्रैन्यूल्स होने के कारण ये हमारा हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। And so it is involved in, so it is involved in protein synthesis, protein synthesis, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट डू नॉट contain राइबोसोम granules, so it is smooth and it is involved in fat synthesis, और ये क्या चीज में इन्वॉल्व होता है, वसा के निर्माण के लिए ये इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ हम लोग पढ़े कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। एक होता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है तो दूसरा एंड न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है। ये नेटवर्क ऑफ चैनल है, दिस इज नेटवर्क ऑफ चैनल, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये फैट को सिंथेसाइज करेगा, तो ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। अब राइबोसोम यहाँ पर देखिए राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। राइबोसोम बच्चों आपने देखा कि ये राइबोसोम या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच्ड होते हैं या साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं। तो ये हो गए फ्री राइबोसोम और फ्री राइबोसोम, ये सब राइबोसोम का काम है। राइबोसोम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये अब यहां चलेंगे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस के बारे में। गोल्जी एपरेटस क्या होता है कि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। गोल्जी एपरेटस इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से ये सैक लाइक स्ट्रक्चर अबाव न्यूक्लियस। ये हो गया गोल्गी एपरेटस सैक लाइक स्ट्रक्चर, गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन प्लांट सेल, इसको डिक्टायोसोम बोलते हैं। प्लांट सेल्स में यू कैन समटाइम फाउंड एट डिक्टायोसोम, प्लांट सेल में कभी कभी इसको डिक्टायोसोम बोला जाता है। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ये पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का काम करता है आपका गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को खोजने वाले, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डिक्टायोसोम को खोजने वाले कैमिलो गोल्जी ने आउल
ब्राउन आउल के नर्व सेल में इसको खोज निकाला था। इट वॉज ए ब्राउन आउल, और ब्राउन आउल के नर्व सेल में कैमिलो गोल्जी ने इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डिक्टायोसोम को खोजा था। तो दिस वॉज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग चलेंगे, वैसे ऑर्गन जो एनिमल में नहीं है वो प्लांट्स में है। तो प्लांट्स में कौन कौन है इस पर हम विचार करेंगे। तो प्लांट में जो है उसके बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं कि प्लांट्स इन प्लांट, प्लांट में क्या है, प्लांट में बट नॉट इन एनिमल, बट नॉट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल में बट नॉट इन एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल्स में क्या क्या है, तो इसमें हम देखेंगे, ये पहला जो है सेलुलोज, सेलुलोज, दूसरा है आपका प्लास्टिड और वैक्यूल्स, क्यूल्स। प्लांट में जनरली लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स। तो सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि एनिमल में क्या होता है, ये एनिमल की बात करेंगे तो प्लांट के लिए हम लोग कैसे सेल्स की कल्पना किए थे, रेक्टेंगुलर सेल्स की कल्पना किए हुए थे। ये प्लांट रेक्टेंगुलर सेल्स की कल्पना किए थे। इसका बाहरी आवरण जो है वो सेल वॉल कहलाता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन भीतर हो जाता है और ये हो गया सेल वॉल, सेल वॉल, और ये नीचे वाला हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल्स को शेप देते हैं, सेल्स गिव सेल शेप, गिव्स सेल शेप, सेल को शेप कर देता है, इसे मेक इट हार्ड, मेक इट हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स, मेक इट हार्ड एंड, सेल वॉल क्या करता है, रिजिडिटी देता है, गिव्स सेल को शेप देता है और मेक इट हार्ड बनाता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड है, सेल वॉल पॉलीसैकेराइड है, सेल वॉल पॉलीसैकेराइड है, सेल वॉल इज पॉलीसैकेराइड, और मतलब कि सेलुलोज है, सेलुलोज क्या हो गया, वो पॉलीसैकेराइड हो गया। सेल वॉल क्या करता है कि प्लांट को रिजिडिटी देता है, सपोर्ट करता है और मजबूत बनाए रखता है। और ओनली प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, केवल और केवल प्लांट सेल्स में ही सेल वॉल होते हैं। और शेप, इट गिव्स प्लांट सेल शेप एंड रिजिडिटी, रिजिडिटी देता है। और सेल वॉल की एक खास बात है, इट इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, इट इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन इट इज लिविंग स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। तो सेल वॉल लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। और इट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम द एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट, और सेल को वो रोकता है डिजीज कॉजिंग एजेंट से, जो रोग फैलाने वाले एजेंट्स हैं उससे सेल को रोकता है। और अपने अंदर में लाई करने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जो उसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है उसको प्रोटेक्ट होता है, करता है। इट इज फ्रीली परमिएबल, सेल वॉल क्या होते हैं, इट इज फ्रीली परमिएबल, ये फ्रीली परमिएबल्स होते हैं सेल वॉल। एंड अलाउ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन टू एंटर, और सब्सटेंस जो सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं वो एंटर कर जाते हैं, तो सॉल्यूशन में ये एंटर, सॉल्यूशन के रूप में से एंटर कर जाते हैं। तो यहां हमने बताया कि सेल वॉल क्या होते हैं, ये सेलुलोज के बने होते हैं। ये प्लांट सेल्स को रिजिडिटी माने कठोर बनाते हैं, उनको शेप प्रोवाइड कराते हैं, उनको हार्ड स्ट्रक्चर देते हैं। ये सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है आपका सेल वॉल। सेल वॉल जो होते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में किसी चीज को आने जाने का परमिट रखते हैं, मतलब आने जाने देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में, जो कि केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, नॉट इन एनिमल सेल्स। तो प्लास्टिड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, कभी कभी क्वेश्चंस के लिए भी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज फाउंड इन प्लांट सेल। और प्लास्टिड के बारे में करेंगे, मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। हम यहां पर पढ़ेंगे प्लास्टिड्स, मेनली 3
types of plastids, mainly 3 types of plastids, depending on the pigment they contain. Depending on the pigment they contain. प्लास्टिड को 3 भाग में बांटा गया है प्लांट में, और कंटेन एंड कलर दे इम्पार्ट टू प्लांट सेल, एंड कलर दे इम्पार्ट टू प्लांट सेल। देखिए प्लास्टिड जो है उसको 3 भाग में बांटा गया है, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट, उनमें कैसा पिगमेंट है और किस तरह के कलर वो देते हैं। सेल प्लांट सेल नॉट प्लांट पार्ट को किस तरह से प्लांट पार्ट को किस तरह के कलर वो प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लास्टिक को 3 भाग में, पहला क्या है क्लोरोप्लास्ट, फर्स्ट इज योर क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट इट इज ए ग्रीन प्लास्टिड, ये एक ग्रीन प्लास्टिड्स है and trap solar energy for photosynthesis. It contains chlorophyll, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का हम फॉर्मूला बताते हैं, C55H72O5N4Mg। दिस इज द फॉर्मूला टू क्लोरोफिल ए, मतलब ये क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये होता है आपको क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल ट्रैप द सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल ट्रैप द सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। क्यों ट्रैप करता है? फॉर फोटोसिंथेसिस, ये क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, फोटोसिंथेसिस के लिए ये ट्रैप करता है। तो अब दूसरा जो है प्लास्टिड्स, उसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। ये देखिए क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला है, उसमें कौन सा ये एलिमेंट है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है? तो मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम मेटल। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्लास्टिड्स की ओर, जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट दूसरा प्लास्टिड्स है। ये प्लास्टिड चल रहा है, प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट क्या है? कंटेन येलो एंड रेड पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट इट कंटेन येलो एंड रेड पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट में येलो पिगमेंट और रेड पिगमेंट दोनों होते हैं। रेड पिगमेंट दे इम्पार्ट varied color to the leaves. They impart varied color to the leaf. ये लीफ में कलर प्रोवाइड करते हैं। कलर टू द फ्लावर, यू जनरली फ्लावर, लीफ नॉट, कलर टू द फ्लावर। फ्लावर के साथ साथ ये फ्रूट को भी कलर प्रदान करते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट्स। क्रोमोप्लास्ट येलो रेड पिगमेंट्स के होते हैं और इंपार्ट करते हैं कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। और क्यों कलर का एक खास होता है कि दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन, एंड सो दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अब यहां पर तीसरा प्लास्टिड जो है, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट। देखिए क्रोमोप्लास्ट येलो रेड पिगमेंट होते हैं, ये वेरियस कलर प्रोवाइड करते हैं फ्लावर और फ्रूट्स को। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अब जब रंग हो जाता है तो इंसेक्ट खुद ब खुद अट्रैक्टेड होते चले जाते हैं फ्लावर्स की तरफ और
plant in pollination. अब थर्ड प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है बच्चों? ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड. इट इज कलरलेस प्लास्टिड्स. ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है, इसमें कोई रंग नहीं होता है. विच ऑकर इन सीड. विच ऑकर इन सीड्स. जो बीजों में पाए जाते हैं. दे स्टोर स्टार्च. ल्यूकोप्लास्ट का काम है फंक्शन ल्यूकोप्लास्ट का. दे स्टोर स्टार्च फैट्स एंड प्रोटीन. ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है ये स्टोर करते हैं स्टार्च, फैट और प्रोटीन को. और ये खास है कि कलरलेस प्लास्टिड्स, ये रूट्स वगैरह में ज्यादा पाए जाएंगे. सो प्लास्टिड्स अब वैक्यूल्स जो होते हैं ये एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस है. और ये बात करेंगे एलोंगेटेड सेल्स होता है प्लांट सेल्स, और इसके बाहर सेल वॉल लगे रहते हैं चारों तरफ से, सेल वॉल. तो इसमें न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े होते हैं, कम होते हैं. इसमें वैक्यूल्स छोटे होते हैं लेकिन ज्यादा होते हैं. एनिमल सेल्स की बात करेंगे, एनिमल सेल्स, और ये प्लांट सेल्स. वैक्यूल्स आर फ्यूअर इन नंबर्स. वैक्यूल्स आर फ्यूअर इन नंबर. वैक्यूल्स नंबर्स में बहुत कम होते हैं. वैक्यूल्स आर फ्यूअर इन नंबर बट लार्ज. बट क्या होते हैं? लार्ज होते हैं. फ्यूअर इन नंबर एंड लार्ज. वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन नंबर बट मोर. वैक्यूल्स आर smaller in number but more. वैक्यूल्स जो होते हैं छोटे नंबर में होते हैं लेकिन ज्यादा होते हैं, ये वैक्यूल्स है. और वैक्यूल्स इसमें बड़े होते हैं लेकिन कम होते हैं. वैक्यूल्स का काम होता है दे आर फिल्ड विथ वाटर. वैक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों? वैक्यूल्स आर फिल्ड विथ वाटर. ये वाटर से भर जाते हैं. वैक्यूल्स आर फिल्ड विथ वाटर एंड वेरियस सब्सटेंस इन सॉल्यूशन. और बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं सॉल्यूशन के. और वेरियस सब्सटेंस इन सॉल्यूशन फॉर्म. बहुत सारे सब्सटेंस सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, जिसको इसके अंदर जो सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं वैक्यूल्स के अंदर, ये वैक्यूल्स है. वैक्यूल्स के अंदर में जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं सेल सैप. वैक्यूल्स के अंदर जो लिक्विड है उसको सेल सैप कहते हैं. सेल सैप. एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स ज्यादा होते हैं लेकिन स्मॉलर होते हैं. प्लांट सेल में वैक्यूल्स कम होते हैं लेकिन बड़े होते हैं. अब हम लोग चलेंगे, सीलिया एंड फ्लैजिला भी अलग सेल के ही ऑर्गेनेल्स कहे जाते हैं. सीलिया एंड फ्लैजिला. तो सीलिया और फ्लैजिला पैरामीशियम जो कि स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म है, ये पैरामीशियम की बात करेंगे यहां पर. सीलिया एंड फ्लैजिला. देखिए बच्चों, ये पैरामीशियम जो है ये स्लीपर के आकार का होता है. दिस इज पैरामीशियम विच लुक लाइक स्लीपर. और यूग्लिना की बात करेंगे तो यूग्लिना में क्या होता है? यूग्लिना इसमें जो होता है ये स्लीपर लाइक, इसमें जो होता है स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि फूड को कैप्चर करने में इनको मदद करते हैं. बिल्कुल आपको स्लीपर की तरह दिखाई दे रहा होगा ये ऑर्गेनिज्म. इसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस. तो इसमें जो होता है यूग्लिना, ये यूग्लिना हो गया, यूग्लिना. तो देखिए इसमें जो छोटा उभार होता है सेल में, तो सेल में जो छोटा माइक्रोस्कोपिक उभार होता है तो उसको बोलते हैं सीलिया. सीलिया हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड इन गैदरिंग प्रे.
प्रे, प्रे शिकार के लिए, गैदरिंग प्रे, गैदरिंग फूड, गैदरिंग फूड सिंपल, गैदरिंग फूड। अब सीलिया इज स्मॉल इन साइज, ये कैसा होता है, स्मॉल इन साइज। लेकिन जहां बात हो जाएगा फ्लैजिला, ये फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला। जब लंबे आकार का अगर सेल में एक्सटेंशन दिखाई दे, एक्सटेंशन, तो उसको फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला का भी वही काम है जो सीलिया का है, ये यूग्लिना में लोकोमोशन का काम करता है। ये सीलिया जो है पैरामीशियम में लोकोमोशन का काम करता है, जबकि फ्लैजिला यूग्लिना में लोकोमोशन का काम करता है। तो फ्लैजिला helps in locomotion in यूग्लिना, लोकोमोशन, फ्लैजिला हेल्प्स इन लोकोमोशन इन यूग्लिना। फ्लैजिला हेल्प करता है यूग्लिना में लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। फ्लैजिला हेल्प्स इन लोकोमोशन इन यूग्लिना, बट सीलिया हेल्प्स इन लोकोमोशन इन पैरामीशियम। सीलिया छोटे आकार के होते हैं, मतलब ये हेल्प इन गैदरिंग फूड ऑल्सो, इसमें हेल्प इन गैदरिंग फूड। देखिए यहां पर a small extension is called cilia, a small extension from body, a smaller extension जो बॉडी से बाहर निकलता है उसको सीलिया कहते हैं। और फ्लैजिला जो होता है larger extension from body। So student, chapter 8 cell structure and function लेक्चर 1 के साथ यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।